गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज यूनिट 10 में सूर्यभेदी प्राणायाम पढ़ने वाले हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम वैसे तो हम लोग सब जानते हैं, ग्रंथ के हिसाब से भी हमने पढ़ा हुआ है। पिंगला से श्वास लेना, इड़ा से छोड़ना, बार बार पिंगला से लेना, इड़ा से छोड़ना। लेकिन हम एक प्रॉपर विधि देखते हैं। किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा क्या होता है ये अभी आगे है, वो बता देंगे। आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। फिर नासाग्र मुद्रा बनाए, ईड़ा नाड़ी को बंद करें। पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करेंगे। पूरक होने के बाद नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। अपनी क्षमतानुसार आंतरिक कुंभक करेंगे। जब लगे कुंभक नहीं हो पा रहा है, नहीं रोक पा रहे, जालंधर बंद खोलेंगे। जालंधर बंद खोलने के बाद ईड़ा नाड़ी से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। ये फाइनल विधि है। इसी में जो जालंधर बंद लगाया है, आंतरिक कुंभक लगाया है, शुरुआत में उसके बिना किया जाता है। जब वो अभ्यास अच्छा होने लगे उसके बाद जालंधर बंद लगाया जाता है, फिर कुंभक किया जाता है। इस तरह सूर्यवेदी प्राणायाम का एक राउंड हुआ जो अभी हम लोगों ने बंद और कुंभक के साथ में किया। इसी तरीके से शुरुआत में 10 राउंड तक अभ्यास कर सकते हैं और उसका अनुपात जो है धीरे धीरे बढ़ाना है। शुरुआत में 1:1:1 के रेशियो में करें, फिर 1:2 और 2 के रेशियो में करेंगे, फिर 1:4 और 2 के रेशियो तक इसको ले जाएंगे फाइनल स्टेज में, 1:4 और 2 के रेशियो। सावधानी ये रखना है, सूर्यवेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, सूर्य को जागृत करता है। हृदय रोगी, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, मिर्गी के पेशेंट भी नहीं करेंगे, हाइपर थायराइड हो वो भी नहीं करेंगे, पेप्टिक अल्सर वाले भी नहीं करेंगे, एसिडिटी है या चिंता से पीड़ित लोग हैं उनको भी इस अभ्यास से बचना है। लाभ में कहा गया है सूर्यवेदी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जागृत करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट वाला क्रिया को बढ़ाने के लिए। बहुत सुस्त आदमी है उसको कराइए, एक्टिव हो जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित जो शारीरिक मानसिक क्रियाएं हैं उसको सक्रिय कर देता है, बढ़ा देता है। शरीर में गर्मी पैदा करता है, वात कफ को संतुलित करता है, वात और कफ को। आंखों के अंदर का बढ़ा हुआ जो दबाव होता है, जो ग्लूकोमा का कारण बनता है, सूर्यवेदन के अभ्यास से कम होता है। ये एक अच्छी बात होती है। साइनस, गठिया, इनपे भी ये बहुत फायदेमंद होता है। पिंगला नाड़ी को सक्रिय करता है तो प्राणिक ऊर्जा को उत्तेजित करके उसको जागृत करता है। बहिर्मुखी बनाता है, अंतर्मुखी कोई है तो उसको बहिर्मुखी बनाएगा, क्योंकि इससे शारीरिक गतिविधियां अधिक हो जाती है, कुशलता से संपन्न होती है। अवसाद और चिंता, फोबिया वाले जो लोग हैं, उसको कम करने में, अवसाद को, चिंता को, फोबिया को कम करने में मदद मिलती है सूर्य देवी से। जो सुस्त और आलसी है उसके लिए हमने कहा कि अभ्यास करवाना चाहिए, बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। मन को अधिक सतर्क और ग्रहणशील बनाता है। ध्यान से पहले किया जाने वाला ये प्राणायाम है, ध्यान से पहले किया जाता है। घेरण संहिता में कहा गया है, कुंभक सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशक बोधियेत कुंडलिनी शक्ति देहानल विवर्धनम। जरा मृत्यु को दूर करता है, कुंडली जागरण करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। आप लोग कंपेरेटिव स्टडी भी बाकी ग्रंथों से भी कर सकते हैं। सूर्यवेदी में एक और चीज लेकर परेशान नहीं होंगे, सूर्यवेदी दो तरीके से किया जाता है। हर स्कूल ऑफ योग की किताब में दोनों तरीके बताए गए हैं। एक तो राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, शास्त्र में भी ये बताया गया है। दूसरा कहा गया है सूर्य से ही लेना, सूर्य से ही छोड़ना, यानी सूर्य से ही पूरक, सूर्य से ही रेचक। दोनों पिंगला से ही हो तो वो भी सूर्यवेदी माना जाता है। कई जगहों पर इसको सूर्य अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, सूर्य अनुलोम विलोम, यानी सूर्य से लिया, सूर्य से छोड़ा। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में इसको दो तरीके से बताया गया, ये दूसरा तरीका भी ये हुआ। हम लोग आते हैं उज्जैन में। छोटी छोटी चीजें जो नोट करेंगे तो ध्यान रहेगा। उज्जैन, इसमें उज्जैन का अर्थ होता है विजयी होना, जो उज्जी शब्द से बना है, जीतना। इसकी क्रियाविधि देखते हैं। किसी आरामदायक आसन में बैठ जाए, आंखें बंद, शरीर को रिलैक्स होने देंगे।
अपनी सजगता को गले पर ले जाएं, गले को महसूस करें, श्वास आ रही है जा रही है छिद्र से, ये महसूस करें, नाक से नहीं गले से श्वास आ जा रही है, सजगता यहाँ ले जाएंगे। श्वास लेते समय अब धीरे धीरे कुछ देर ऐसे नॉर्मल रखेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को लंबा करेंगे और जो ग्लॉटिस है स्वर द्वार है उसको थोड़ा सा सिकोड़ेंगे, थोड़ा सिकोड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही सिकोड़ेंगे कि थोड़ी सी आवाज आए, और आवाज भी ऐसे आए जैसे छोटा बच्चा सो रहा होता है उसकी जैसी आवाज आए। दोनों नासिका का इस्तेमाल करना, श्वास लेने में श्वास छोड़ने में। चेहरा को पूरी तरह रिलैक्स बनाकर रखेंगे, गले को बहुत ज्यादा नहीं सिकोड़ेंगे, ये स्पेशल अलग से भी लिख दिया हुआ है। उज्जैन में आवाज इतनी भी ज्यादा ना आए कि दूसरे को सुनाई दे, जो साधक साधना कर रहा है सिर्फ उसी को आवाज सुनाई देना चाहिए, उतना ही काफी, सबको आवाज सुनाई देने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करें। कहा गया जिनको स्लिप डिस्क है या वर्टिब्रल स्पॉन्डिलाइटिस, उनको वज्रासन में या मकर आसन में, वज्रासन या मकर आसन में उज्जयी का अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास अच्छा होने लगे तो इसी में जिह्वा को ऊपर करके खेचरी मुद्रा की स्थिति में करके फिर अभ्यास करना चाहिए। बाद में इसमें अंतर कुंभक और जालंधर बंद, मूल बंद का भी एडिशन आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में। उज्जय के और भी तरीके हैं, उसको यहाँ पर हमने नहीं दिया है, सिर्फ इतना लिखा है गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, उसमें चक्र और मंत्र का भी महत्व होता है। सावधानी, हृदय रोगी बंद लगाकर उज्जयी प्राणायाम ना करें। हृदय रोगी है, उज्जयी करना है लेकिन बंद नहीं लगाएंगे, यानी कुंभक नहीं करेंगे। जो लोग अंतर्मुखी हैं उनको उज्जयी का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी वाले सूर्यवेदी करेंगे। मन शांत होता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है, अनिद्रा से राहत मिलती है। सोने से ठीक पहले शवासन की मुद्रा में करें, बहुत फायदेमंद है, लेकिन उस दौरान खिचड़ी ना लगाएं। सो करके कर रहे हैं खिचड़ी वाली स्थिति में। हृदय गति को धीमा करता है तो बीपी भी लो होना शुरू हो जाता है। शीतली पर हम लोग आते हैं। शीतली और शीतकारी का अभ्यास शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको शांत करने के लिए किया जाता है। शीतली में हम लोग देखते हैं किसी भी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, शरीर रिलैक्स, मन रिलैक्स करेंगे। पहले तो जीवा को गोल बनाएंगे, बहुत सारे लोगों का बनता नहीं है, तो अभ्यास करें। जीवा को गोल बनाने का प्रयास, जीवा गोल, जीवा के ही पाइप रोकी जीवा से ही श्वास अंदर खींचेंगे, मुंह को बंद करेंगे और नासिका से धीरे धीरे, दोनों ही नासिका से रेचक कर देंगे। और इस दौरान कहा गया है यौगिक श्वसन चलता रहेगा, इसका मतलब है पेट से श्वास लेते रहेंगे शीतली के दौरान, पेट से श्वास लेते रहेंगे। शीतली के दौरान थोड़ी आवाज भी आएगी, जैसे किसी चीज को चूसते हैं, चूसने जैसी आवाज आएगी इस तरह, ये ध्यान रखें। 11 से 21 राउंड तक अभ्यास करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी हो, अभ्यास अच्छा है तो 60 राउंड तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में लिखा हुआ है। और अभ्यास बढ़ जाए तो क्या करेंगे, इसी अभ्यास को आंतरिक कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। जैसे बाकी अभ्यास में कुंभक लगाते हैं बाद में, तो इसमें भी आंतरिक कुंभक लगाएंगे, यानी ज्यादातर बंद लगा करके यथासंभव कुंभक करेंगे। सावधानी, लो बीपी की समस्या है अगर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर बलगम आता है तो शीतली प्राणायाम अभ्यास नहीं करेंगे और बढ़ा देगा उसको। हार्ट पेशेंट बिना कुंभक के अभ्यास कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन बिना कुंभक के। शीतली का अभ्यास निचले ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है, इसीलिए पुराने जो कब्ज के रोगी हैं वो अभ्यास ना करें। पुराने कब्ज वाले करेंगे तो कब्ज और बढ़ जाएगा। सर्दियों में ठंडे प्रदेश में ना करें, अभी मौसम है, अभी गर्मी का भीषण प्रचंड गर्मी है, अभी शीतली शीतकारी कीजिए। लाभ, शरीर को ठंडक मिलती है, मानसिक और भावनात्मक जो उत्तेजना होती है उसको शांत करता है, मांसपेशियों को आराम देता है, मन शांत होता है। हाई बीपी के पेशेंट के लिए लाभप्रद है, हाई बीपी पेशेंट। शीतकारी, लाभ वैसे ही है शीतकारी में भी,
किसी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बैठे, शरीर मन को शांत करें। ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में सहजता से मिलाएं, बहुत तेज नहीं करेंगे दांत ही टूट जाए, सहजता से मिला लेंगे। होठों को फैला लेंगे और जीवा को सहज रहने देंगे या फिर अंदर की तरफ सहजता से मोड़ लेंगे। दोनों दांतों से शीतकारी ध्वनि करते हुए पूरक करेंगे। पूरक पूरा हो, मुंह बंद, नासिका से धीरे धीरे रेचक, धीरे धीरे। इस तरह 11 राउंड अभ्यास करेंगे। अभ्यास अच्छा होने लगे तो 21 राउंड तक बढ़ाएंगे। आंतरिक कुंभक के साथ भी इस अभ्यास को बाद में किया जा सकता है, आंतरिक कुंभक इसमें भी निर्देशित है। शुरुआत में ऐसे ही करना है। लाभ में कहा गया, इसका लाभ भी शीतली प्राणायाम की तरह ही है। उस ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साधक द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है। फिर सावधानी में कहा गया है, जिन लोगों के दांत संवेदनशील है, जिनके दांत टूटे हुए हैं, नकली दांत भी लगाए हुए, डेंचर्स लगाए हुए हैं, उन्हें इसके स्थान पर शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो दांत में ठंडक होना शुरू हो जाता है, खट्टापन सा होना शुरू हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम पर हम लोग, भस्त्रिका प्राणायाम इस गर्मी में ना ही करे तो अच्छा है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत कर सकते हैं लोग वाले। पद्मासन सिद्धासन उपयुक्त माना जाता है भस्त्रिका के लिए। दोनों नहीं कर सकते तो अपने हिसाब से सुविधाजनक कोई भी आसन लगाइए। दोनों नासिका अच्छी तरह से खुली हुई हो, इसका ध्यान रखेंगे। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में जो प्राण और प्राणायाम है उसमें कहा गया है, भस्त्रिका के 5 टेक्निक बताए गए हैं। भस्त्रिका के 5 टेक्निक देखिए, बस पांचों का हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कई चीजें सीखने को भी मिलेगा, जो क्रियात्मक योग नाम ही है। तो दोनों नासिका अच्छे से खुली हुई होनी चाहिए। 5 जो विधि है उसमें कहा गया है, शुरुआती 2 विधि बिगनर्स के लिए, शुरुआती प्रशिक्षु के लिए। तीसरी चौथी को इंटरमीडिएट लेवल का कहा गया है। अंतिम विधि को कहा गया एडवांस लेवल का है भस्त्रिका में। 5 टेक्निक। पहली टेक्निक देखिए, दोनों नासिका से गति से श्वास लें, छोड़ें। पेट पर पूरा प्रभाव आने दें, पेट से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल क्लास में मैं कराता हूँ उसको। पेट अंदर बाहर होगा श्वास के साथ। 10 श्वास तक इसी तरह अभ्यास करें, उसके बाद लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। 1 राउंड हुआ है, इसी तरह 5 राउंड का अभ्यास कर सकते हैं। 10-10 का ही करना, 10 बार श्वास लेना छोड़ना। गर्मी के मौसम में अगर कर रहे हैं तो इसके बाद शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। पेट से श्वास ले रहे हैं इसीलिए ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें। सावधानी, बहुत तेजी से अभ्यास नहीं करेंगे, चेहरे पर अजीब भाव नहीं बनाएंगे, शरीर में हलचल ना हो। अगर आपको बीच में बेहोशी आने लगे, उल्टी जैसा होने लगे, तो अभ्यास को रोक देंगे, इसका मतलब अभ्यास आपके लिए अभी नहीं। हाई बीपी वाले रोगी नहीं करेंगे, हार्ट से संबंधित बीमारी हो तो भी नहीं करेंगे। हर्निया वाले चूंकि पेट का अभ्यास कर रहे हैं, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्ट्रोक आता है, रेटिना की समस्या है तो नहीं करेंगे। इपिलेप्सी, मिर्गी आता है, वर्टिगो के रोगी हैं, चक्कर आता है, नहीं करेंगे। पहला टेक्निक हम लोगों ने देखा। दूसरी टेक्निक में आते हैं भस्त्रिका में। दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, एक ही से। अब इसमें कहा गया नासिका से तो आवाज आएगी लेकिन गले और छाती से आवाज नहीं आएगी। इसमें भी पेट ऊपर नीचे होगा, इसमें भी पेट ऊपर नीचे होगा। भस्त्रिका का एक प्रकार ये भी है। 10 श्वास के बाद ईरा से ही लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। ईरा से लंबी गहरी श्वास लिया और छोड़ दी। अब ईरा नाड़ी को बंद करें, इसी क्रिया को पिंगला से करें, फिर इसी क्रिया को दोनों नासिका से करें। तो दूसरे वाले में 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, पहले ईरा से, फिर 10 बार पिंगला से, फिर 10 बार दोनों नासिका से। पेट का इस्तेमाल होगा, पहला वाला जुड़ गया इसमें। 1 राउंड में 10, 10 और 10, 30 का माना जाएगा। 5 राउंड तक कर सकते हैं क्षमता अनुसार। तीसरी टेक्निक देखिए, तीसरी टेक्निक में कहा गया अंतर कुंभक के साथ करें। पिंगला नाड़ी को बंद, बाई नासिका से 10 बार श्वास ताकत के साथ लेंगे छोड़ेंगे, फिर इरा से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास इस तरह लें कि पेट ऊपर आए, छाती भी पूरी तरह से भर जाए, यौगिक वाली तरह से। दोनों नासिका बंद, कुछ देर तक कुंभक, फिर इसी तरह फिर इरा से रेचक कर देंगे।
फिर इसी क्रिया को पिंगला नाड़ी से फिर दोनों नासिका से करेंगे। तीसरा समझ गए? दूसरे वाले में कुंभक नहीं था, तीसरे वाले में कुंभक है। एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार दोनों से। 5 राउंड थे। 3 तक कहा गया है बिगनर्स के लिए। इंटरमीडिएट का टेक्निक चौथा है, जिसमें बहिर् कुंभक, बाहर कुंभक लगाने की विधि है। तीसरी टेक्निक की तरह ही करेंगे, बस बाह्य कुंभक इसमें जोड़ देंगे। टेक्निक 3 जो है, चौथा जो है तीसरे की तरह ही है, इसमें बाह्य कुंभक लगाना है। बाह्य कुंभक में धीरे धीरे 30 सेकंड तक श्वास को रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पांचवा जो टेक्निक है, इसमें बंद के साथ करना है। तो आंतरिक और बहिर् कुंभक लगाने में माहिर हो जाए तब बंद को भी इसके साथ जोड़ना है। यानी तीसरे चौथे में एक्सपर्ट हो गए तब इसमें बंद को जोड़ना है। हर राउंड के बाद जालंधर बंद के साथ आंतरिक कुंभक लगाएं, फिर मूलबंद लगाएं, ज्यादा से ज्यादा समय तक श्वास अंदर रोकने का प्रयत्न करें, फिर मूल बंद खोलें, जालंधर बंद खोलें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। फिर बाहर ही श्वास को रोक बंद की स्थिति में आ जाएंगे। यानी एक बार अंदर रोका हुआ है, श्वास छोड़ दिया तो बाहर महाबंद लगाएंगे, बाहर फिर रोकेंगे, फिर महाबंद को रिलीज करेंगे और श्वास लेते हुए विराम देंगे। 5 राउंड का अभ्यास इसको भी बताया गया है। तो क्या हुआ इसमें? महाबंद क्या होता है? बाहर श्वास रोककर पहले जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद लगाना है, महाबंद का अभ्यास हुआ। फिर रेचक के बाद मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, ये खोलने के लिए मूल बंद खोलेंगे, उद्यान बंद खोलेंगे, जालंधर बंद खोलेंगे, ऐसा कहा गया है। आता हूँ देवी। मेटाबॉलिज्म रेट उत्तेजित होता है, शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, वात पित्त कफ तीनों में समता आती है, गले के सूजन दूर होते हैं, साइनस की समस्या खत्म होती है, सर्दी जुकाम बलगम की समस्या से निजात मिला दिलाता है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, हिस्टीरिया मनोविकृति और पुराने अवसाद हो तो लाभकारी होता है भस्त्रिका, लेकिन कम मात्रा में कराना है। समान वायु के उत्पादन को बढ़ाता है, समान वायु के प्राण शक्ति के भंडार को फिर से भर देता है, संपूर्ण प्राणिक तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाता है और कुंडलिनी के जागरण में भी सहायक होता है भस्त्रिका। ट्रिक 5 तक है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इनसे, ट्रिक 1 ट्रिक 2 करके? अभी तक नहीं आया हुआ है, अभी तक आ तो जाए। कोई क्वेश्चन नहीं आया। अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन हम इस बार इसीलिए तो सब कुछ पढ़ लेते हैं। सिंपल वाला तो हम सब जानते ही है ना, सिंपल तो जानते हैं। अगर मान लो दे दिया तो हमसे कुछ छूटे नहीं, इसीलिए हमने सारा ही दे दिया इसको। ओके सर। सारा दे। अब आते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भ्रामरी का अर्थ होता है भ्रमर की आवाज निकालना। भौरा जो होता है, भौरा जिसको भंवरे की तरह फूल पर जो है मंडराते रहते हैं, भंवरा। तो भंवरे की आवाज भी अलग होती है और फीमेल की आवाज अलग होती है इसमें। क्यों फोन कर? इसमें कहा गया क्रियाविधि, किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, इंडेक्स फिंगर से दोनों कान बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाए। ऐसे वैसे तो सन्मुखी मुद्रा हम लोग लगाते हैं, इसमें कहा गया है बिहार स्कूल ऑफ योग, इंडेक्स फिंगर से दोनों कान बंद करें, दोनों नासिका से पूरक करें, फिर हमिंग साउंड निकालें। हमिंग साउंड मतलब भंवरे का साउंड निकालें, जैसे एक भंवरा आवाज करता है। ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करें, उस ध्वनि को। आवाज कोमल और मधुर होनी चाहिए, बहुत तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि आगे वाला जो खोपड़ी का हिस्सा है वो गूंजता रहे। इस तरह एक राउंड पूरा हुआ। 11 चक्र का अभ्यास करें और बढ़ाते बढ़ाते 21 चक्र तक भी ले जा सकते हैं। 21 चक्र तक ले जा सकते हैं। मानसिक तनाव दूर करने के लिए भ्रामरी को कभी भी किया जा सकता है, लेट कर नहीं करना चाहिए, ये एक निर्देश दिया गया है। भ्रामरी प्राणायाम लेट कर नहीं करना चाहिए। जिसके कान में गंभीर समस्या है उसको भी नहीं करना चाहिए, कान पर प्रेशर आता है। सिंपल था। अब आप लोग चाहे तो इसका कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग तैयार कर सकते हैं। पर कुंभक का बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इसकी चर्चा वैसे योग दर्शन की किताब में है। बाहर श्वास रोकना, भीतर श्वास रोकना, और स्तंभ वृत्ति कहा गया है श्वास प्रश्वास को वहीं छोड़ देना, जिसको हम लोग कहते हैं केवल कुंभ। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की चर्चा वहां पर है
ये यानी कि हम लोग कुंभक जो लगाते हैं उस कुंभक की चर्चा यहाँ की जा रही है। और इस तीनों में कहा गया है देश काल और से परीक्षित होना चाहिए, देश काल और संख्या से जांचा हुआ होना चाहिए, निश्चित किया हुआ होना चाहिए। किस देश तक श्वास जा रही है, कितने काल तक रुक रही है, कितनी संख्या में ले रहे हैं, यानी देश काल और संख्या से जाना हुआ होना चाहिए। तीन होता है, और उतना ही नहीं, दीर्घ और सूक्ष्म भी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, श्वास लंबी हो और धीमी गति से हो, इसका भी ध्यान रखना है। चतुर्थ तो इसमें योग दर्शन में उसका यहाँ नहीं जिक्र किया गया है, इसको बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षर की चतुर्था कहा गया है। ये हम बाद में करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि उससे पहले हमने मुद्रा बंध को लिया हुआ, उसको हटा दो, उसको बाद में हमने रखा होगा। ठीक है, मुद्रा बंध पर पहले वापिस छोड़ा। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध, योग मुद्रा, महामुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, तारागी मुद्रा, विपरीत करनी अलग से दिया हुआ है। इसीलिए इन मुद्राओं से संबंधित सवाल हो सकता है कि ज्यादा आ जाए, और आता भी है, हम लोगों ने देखा हुआ है। तारागी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, सब आ जाता है, क्वेश्चन ज्यादा आता है, देख लीजिए इसकी वजह से आता है। एक तो यूनिट 5 में पढ़ना ही है, यहाँ भी पढ़ना है। पहले हम लोग मूल बंध देखते हैं। सिद्धासन में बैठना बेहतर होता है ताकि पेरिनियम एरिया जो है उस पर अच्छा दबाव पड़ता है। पेरिनियम एरिया को ही योनि स्थान कहा जाता है। ये हम लोगों ने योग दर्शन की किताब में इसको तस्वीर बना करके मैंने समझाया हुआ था, जिसमें कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक का स्थान को ये बताएंगे। वृद्धा से मेट्र के बीच में शिवनी स्थान उसी को बोलते हैं। यानी कि जेनेटिक्स से लेकर गुदा स्थान, बिल्कुल सही कहा। गुदा स्थान और लिंग के बीच का जो स्थान है उसी को पेरिनियम कहा जाता है, उसी को योनि स्थान कहा जाता है। ठीक है, याद, बहुत सुंदर, अच्छी बात। पेरिनियम एनस और जेनेटिक ऑर्गन के बीच का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, सिद्धासन में बैठ के मान लीजिए, आंखें बंद है, शरीर शिथिल हो गया, मूलबंध का अभ्यास करें, लंबी गहरी श्वास लें, अंदर ही श्वास रोकेंगे, पेरिनियम एरिया के जो मसल्स हैं उसको सिकोड़ेंगे, अपनी भी क्षमता लगाएंगे, एडी से तो दबा हुआ है ही। पूरी सजगता, पूरा ध्यान, पूरी चेतना उसी जगह पर रखेंगे, पेरिनियम एरिया पर। 5 बार सिकोड़ेंगे, फैलाएंगे। शुरुआत में तो सिकोड़ेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फैलाएंगे, बाद में रोकने का अभ्यास बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे रोकने का अभ्यास भी बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे साधक होते हैं जिनको आप लोग योग कराने जाते होंगे, वो कहते हैं हमसे बैठ कर तो खींचा ही नहीं जाता है, रेक्टम मसल्स के पास का भी इलाका नहीं खींचा जाता, पेरिनियम तो छोड़ दो, नहीं खींचा जाता उनको, इतना कमजोर हो चुका होता है, शिथिल हो चुका है। खासकर महिलाओं के लिए अभ्यास नहीं किए हुए हैं। लेडीज प्रॉब्लम, गर्भवती होने के बाद बच्चों को जनना, इन वजहों से मांसपेशियां कमजोर हो जाए, उनको दिक्कत, उनको जरूर अभ्यास कराएं, फिर उनको कीगल के तौर पे कराएं, जैसे प्रीनेटल में हम लोग कराते हैं वैसे ही। बैठ करके, कई तरीके होते हैं, लेट करके, दोनों थाइस के बीच में तकिया रख करके फिर अभ्यास कराना चाहिए। सावधानी है, मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ इससे प्राप्त होते हैं मूलबंध से, और मूलबंध का पता ही आपको, कुंडलिनी से सीधा सीधा इसका संबंध है। पेल्विक नसों को उत्तेजित करता है, मूत्र और जननांग तथा उत्सर्जन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाता है, या यौन नियंत्रण प्राप्त करने और कई यौन विकारों को दूर करने का एक साधन भी है। अभी बैठे बैठे भी कम से कम अश्विनी मुद्रा तो खरीद सकते हैं। उद्यान बंद पर हम लोग आते हैं, किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में, दोनों हाथ घुटने पर हो, उद्यान बंद में, आंखें बंद, इसी अवस्था में शांत बने रहेंगे। इसी अवस्था में शांत बने रहेंगे। लंबी गहरी सांस लें, फिर नासिका से पूरी तरह श्वास बाहर निकाल लें। श्वास पूरा बाहर निकाल दिया, मांसपेशियों को अंदर खींचेंगे, पूरा श्वास बाहर निकला हुआ बाह्य कुंभक की स्थिति है, जालंधर बंद लगाएंगे, पेट की मांसपेशियों को अंदर ऊपर की ओर सिकोड़ेंगे, जिससे पेट अंदर की ओर धंस जाए, दोनों कोहनी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, थाइस को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, नीचे है थाइस नीचे, कोहनी बिल्कुल सीधी हो गई हुई है, ये ध्यान रखें, कोहनी बिल्कुल सीधी हो गई हुई है, पेट अंदर की ओर धंसा हुआ है।
जब तक आप श्वास को आराम से बाहर रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में जो बंद खोलने का तरीका बताया गया है, पहले उद्यान बंद फिर जालंधर बंद को ढीला करें। श्वास अंदर लेने से पहले अपने सिर को पूरी तरह उठा ले, जालंधर बंद पूरी तरह से खोल दें। अगला चक्र शुरू करने से पहले अपनी श्वास को सामान्य होने दो, बैक टू बैक नहीं करेंगे अभ्यास। जब तक श्वास पूरी तरह सामान्य ना हो जाए तब तक अगला अगला अभ्यास नहीं करेंगे, अगला राउंड नहीं करेंगे हम, ये ध्यान रखें। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब के अनुसार उद्यान बंद सिर्फ बाह्य कुंभक के लिए किया जाता है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। लेकिन कई ग्रंथों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उद्यान बंद आंतरिक कुंभक में भी किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको अभी मान कर चलते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सावधानी कहा गया, हृदय संबंधी समस्या हो, पेट या आंतों से संबंधित समस्या हो, अल्सर है, हर्निया है, कोलाइटिस है, डायफ्रामिक हर्निया है, पेट की गंभीर समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप है, ग्लूकोमा है, बढ़ा हुआ इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी मस्तिष्क के भीतर भी दबाव होता है, तो अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आज गर्भवती महिलाएं तो ऐसे भी नहीं करेंगी। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद पेट की मांसपेशियों में टोन लाने के लिए कहा गया है कि इस अभ्यास को करना चाहिए, ये ध्यान रखें। यानी कि पोस्ट नेटल में कहा गया है करना है। लाभ में देखिए क्या क्या कहा गया है। पेट के अंगों की मालिश होती है, पेट के अंग स्वस्थ बने रहते हैं, खास करके पेंक्रियाज और लीवर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेंक्रियाज लीवर के लिए तो डायबिटीज के लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास हो गया। पाचन अग्नि तेज होती है, एड्रिनल ग्रंथियां संतुलित होती हैं। एड्रिनल ग्रंथि संतुलित होंगी तो आपको सुस्ती नहीं होगी, चिंता तनाव भी नहीं होगी, पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है इससे, ये भी ध्यान रखेंगे। उद्यान वन सोलर प्लेक्सस को उत्तेजित करता है। हमारे शरीर में सोलर प्लेक्सस एनर्जी का केंद्र होता है नाभि के पास, नाभि से ऊपर माना जाता है इसको, पूरा जाल फैला होता है शरीर में उसका, पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण अच्छा हो जाता है। ये खिंचाव वाला अभ्यास है तो दबाव बनाता है, तो अपान और प्राण की ऊर्जा के प्रवाह को उलट देता है। अपान की गति नीचे है, प्राण की गति ऊपर है, तो उसको उलट देता है। उल्टा देगा तो क्या होगा, मणिपुर चक्र उत्तेजित होगा और यहीं से फिर क्या होता है, कुंडलिनी जागरण के लिए ये फायदेमंद होता है। आगे देखेंगे हम लोग, जालंधर बंद पर आएंगे। पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए, सिर और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा, घुटने जमीन पर, इसमें भी घुटने जमीन पर, दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद, इसी अवस्था में शांत बने रहें। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास रोकें, सिर को आगे झुकाएं, थोड़ी को चिन से लगाएं, दोनों हाथ पूरी तरह सीधा रखें, हाथों से दोनों घुटनों को दबाएं। इसके साथ ही कंधों को ऊपर और आगे की ओर सिकोड़ेंगे, कंधों को आगे थोड़ा सिकोड़ना है। अपनी क्षमता अनुसार श्वास रोकें, धीरे धीरे कंधों को ढीला करें, कोहनियों को मोड़े, गर्दन ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जालंधर बंद बाह्य कुंभक के साथ भी लगाया जाता है। जालंधर बंद बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखें। सावधानी रखना, चक्कर या घबराहट महसूस हो तो नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, सिर के ज्यादा दबाव नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही झुकाएंगे। चक्कर आने की समस्या है, बीपी है, हृदय रोग है, ना ही कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ कहा गया है, कैरोटिड धमनी पर इससे असर पड़ता है, कैरोटिड धमनी पर। कैरोटिड धमनियों पर असर पड़ता है, साइनस, रक्त संचार और श्वसन प्रणालियों को नियंत्रित करने में ये मदद करता है, कैरोटिड धमनी इधर होता है। आमतौर पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जब होती है तो हृदय गति बढ़ जाती है, सांस भारी हो जाती है। लेकिन जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो कैरोटिड साइनस द्वारा ये होती है, तो साइनस पर दबाव डालने की वजह से इस प्रवृत्ति को रोका जाता है, हृदय गति ना बढ़े, श्वास भारी ना हो। तो हृदय गति जालंधर बंद से कम होती है, लेकिन है बीपी वालों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग।
श्वास रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव चिंता क्रोध में भी कमी आती है, तनाव चिंता और क्रोध में कमी आती है। थायराइड का संतुलन भी होता है, जलंधर बंद का संबंध थायराइड से है। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में भी ये सहायक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं महाबंध के अभ्यास पर। जालंधर, उद्यान और मूलबंध, इन तीनों बंधों का जो मिलावट है, तीनों एक साथ जब किया जाता है तो महाबंध कहते हैं। यहाँ कहा गया इसे बाह्य कुंभक के दौरान किया जाता है। क्रिया में कहा गया किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, मेरुदंड और सिर को सीधा रखें, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल शिथिल रिलैक्स स्थिति में। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें, जोर से और पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास लंबा लिया, बाहर छोड़ दिया, बाहरी श्वास रोके। क्रम से तीनों बंद करना है। यहाँ जो क्रम बताया गया वो जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद बताया गया। जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद कहा गया। अपनी क्षमता अनुसार रुके। फिर कहा गया एक बात जो अलग से कही गई है, ये देखिए, जब तक रुके हुए उस बीच में कुछ सेकंड के लिए अपनी चेतना को मूलाधार से मणिपुर और फिर विशुद्धि चक्र पर लाए। फिर मणिपुर, फिर विशुद्धि। हर बार नहीं, हर बार कहा गया है मूलाधार मणिपुर विशुद्धि, फिर मूलाधार मणिपुर विशुद्धि, ये कहा गया। महाबंध क्रियात्मक अभ्यास है ये, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब के अनुसार। क्रम को कैसे खोलेंगे, बंद के क्रम को? मूल बंद पहले, उद्यान बंद और फिर जालंधर। गए थे उल्टा, उसके उल्टा आना है। जालंधर, उद्यान, मूल। मूल खोलेंगे, उद्यान खोलेंगे, फिर जालंधर खोलेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे आराम से। श्वास लेना है यहाँ पर, छोड़ेंगे क्या, श्वास को बाहर लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे। श्वास को सहज करें। सावधानी कहा गया, जो बाकी तीनों बंधों के लिए सावधानी, वही सावधानी इसमें भी है। तीनों बंधों का लाभ प्राप्त होता है। पीनियल ग्रंथि के हार्मोनल स्राव को ये प्रभावित करता है, जो पीनियल ग्रंथि हमारा है, उसकी वजह से अंतः स्रावित तंत्र जो है वो नियंत्रित होता है। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण लगातार होता रहता है, जिससे बुढ़ापे से मुक्ति मिलती है। देखिए, कीजिएगा महाबंध, बुढ़ापे से मुक्ति मिलेगी। ध्यान से पहले मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए महाबंध का अभ्यास किया जाता है। पूर्ण महारत हासिल हो जाती है अगर इसमें, तो उसके बाद मुख्य चक्रों में प्राण को पूरी तरह जागृत कर सकता है वो साधन। मणिपुर चक्र में प्राण और अपान का मिलन कराता है, समान वायु उत्तेजित होती है। प्राण अपान समान तीनों का मिलन होता है नाभि में, किससे? महामुद्रा के द्वारा। अब अगला है हमारे सिलेबस में योग मुद्रा। योग मुद्रा का क्या अर्थ है? इसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो योग मुद्रासन, आसन जो हम लोग योग मुद्रा करते हैं, तकरीबन हम लोग लास्ट में करते हैं, कोई लोग बीच में भी करते हैं। और दूसरा है योग मुद्रा की योग अभ्यास के दौरान जिन मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का या अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, वो भी इसका अर्थ होता है। तो हमने सोचा ये पता नहीं एनटीए ने क्या सोच कर क्या सोचे हो, हमने दोनों को ही रख दिया। हमने कहा चलो योग मुद्रासन भी लिख लेते हैं, अलग अलग विभिन्न मुद्राएं हैं उसको भी रख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन इससे कम ही आया हुआ है, एक बार हस्त मुद्रा से क्वेश्चन आ गया था। खैर, योग मुद्रासन पहले हम लोग देखते हैं, अलग अलग तरीके हैं। एग्जैक्ट तस्वीर इसमें मुझे मिली नहीं जिसमें कि सिर पूरा नीचे। पद्मासन में बैठ जाए, आंखें कोमल पैसे बंद, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। इस दौरान स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। सीधा मतलब स्पाइन को स्ट्रेच करना है, लेंथनिंग करनी है। इसी अवस्था में रुकें, कुछ लंबी गहरी श्वास चलें, छोड़ें। इस दौरान महसूस करें कि एड़ियों से पेट पर दबाव पड़ रहा है। पद्मासन लगाए हुआ आपने, कुछ देर रुके, फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाए। इसमें किसी में भी हाथ पीछे नहीं पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ा हुआ। कोई बात नहीं, आप लोग करते हैं अभ्यास तो जानते हैं। तस्वीर मुझे मिली नहीं, अपनी तस्वीर मैंने बनी। इसके पहले बाद में किए जाने वाले आसन है मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन। जनरली हम लोग ये सब कर लेते हैं, उसके बाद शिथिल होते हैं, लास्ट में योग मुद्रासन करते हैं, माना जाता है चलो हो ही गया।
लेकिन अगर बीच में करते हैं तो उससे पहले या बाद में मत्स्य आसन, उष्ट्रासन या भुजंगासन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इसका हो जाता है। जिन लोगों को आंखों में, पीठ में, हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं, या उच्च रक्तचाप की समस्या है, बीपी है, किसी सर्जरी से गुजरे हाल में, प्रसव हुआ है अभी हाल में, तो आसन का अभ्यास इसका नहीं करना चाहिए। योग मुद्रासन, योग मुद्रासन पेट के अंगों की मालिश करते हैं, इससे होता है कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, अपच के लिए भी अच्छा है। पीठ को खींचता है तो रीढ़ की हड्डियों के बीच वाले स्थान में भी गैप अच्छा बनता है, लेकिन पीठ खींचे तब बहुत सारे लोग ऐसे ही झुक जाते हैं, तो ऐसे नहीं, थोड़ा आगे खींचना है, कोशिश करनी है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए किया जाता है। पद्मासन लगाते हैं तो एड़ी जो है नाभि पर प्रेशर डालता है, तो मणिपुर चक्र को जागृत करता है। ये तो हुआ पहला। दूसरा एंगल जो है, इसमें अगर हम मुद्रा से लें, योग मुद्रा अगर योग अभ्यास के दौरान के खास मुद्रा से लें, तो इसको 5 ग्रुप में बांट करके पढ़ा जाए। एक होता है हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्रा है, जो हमने स्टेटस पर लगाया हुआ है। एक होता है मन मुद्रा, एक होता है काया मुद्रा, पोस्चर वाला, एक होता है बंध मुद्रा, और एक होता है आधार मुद्रा, पेरिनियल मुद्रा। 5 होता है। हस्त मुद्रा हो गया आपका, जिसमें ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, हाथों की मुद्रा अलग अलग बनाते हैं। मन मुद्रा में हो गया सांभवी मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा, नासिकाग्र में भी हस्त हस्त से भी करते हैं। खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी, भूचरी, आकाशी, सन्मुखी, उन्मनी, ये सब में मन भी जुड़ा होता है तो आ जाता है। काया मुद्रा हो गया आपका विपरीत करने का अभ्यास, करने का अभ्यास कर रहे हैं। पासनी का उस अभ्यास में प्राण का भी अभ्यास काया मुद्रा में कहा गया। योग मुद्रा अभी जो हमने किया वो भी काया मुद्रा में आएगा। मांडू की मुद्रा करते हैं, तारा की मुद्रा भी करते हैं, काया मुद्रा में आ गया। बंद मुद्रा में महामुद्रा, महाबंद, महावेद भी ले सकते हैं। महामुद्रा, महाबंद, महावेद। बंद में जो है मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद भी ले सकते हैं। तो महाबंद ले लिया तो सब आ गया उसमें। आधार मुद्रा जो पेरिनियल मुद्रा है, उसमें अश्विनी, वज्रोली, सहजोली, ये भी हम लोग अश्विनी मुद्रा तो करते ही हैं, ये आधार मुद्रा में है। इतना हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नहीं, 2-3 मुद्रा के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ज्ञान मुद्रा के बारे में इसके बारे में जो कंफ्यूजन है दूर कीजिए। तर्जनी उंगलियों को इस तरह मोड़ें कोई अंगूठे के अंदरूनी भाग में आ जाए। 2 तरीका होता है, एक तो ये रूट ऑफ द थंब, प्रत्येक हाथ की बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें ताकि वो शिथिल और एक दूसरे से थोड़ी अलग रहे। हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां नीचे की तरफ रहें, हाथों और बाहों को शिथिल करें। ठीक है, अभी तस्वीर में भी आएंगे। ज्ञान मुद्रा का दूसरा प्रारूप भी है, दोनों को बस टच भर करना है। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से टच भर करना है। 2। फिर चिन्ह मुद्रा की बात होती है। चिन्ह मुद्रा ठीक उसी तरह की जाती है, इसे ज्ञान मुद्रा है, दोनों तरीका वेरिएशन 1-2, बस इसमें हथेलियां ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अब देख ही लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है जिसमें हथेली ऐसे नीचे की तरफ, या ये, या तो उंगली यहाँ पर है या टच है, दोनों ही। और जो ऊपर आ गया तो वो चिन्ह मुद्रा है, नीचे हो गया तो ज्ञान मुद्रा। ऊपर चिन्ह मुद्रा, नीचे ज्ञान मुद्रा, ये बस अंतर है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। लाभ हाथों की हथेलियों और उंगलियों में हम लोग जानते हैं, एक्यूप्रेशर करने वाले जो लोग होते हैं, देव जी जानते हैं। कई तंत्रिका मूल के सिरे होते हैं हाथों में, हथेलियों में होता है ना, कहा जाता है एंडिंग पॉइंट ऑफ नर्व्स जो है, नर्व्स का एंडिंग पॉइंट्स पांव के तलवों में, हथेलियों में होता है। उससे ऊर्जा निकलती रहती है। अभी ऊर्जा निकल रही है तो बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ ऊर्जा जा रही है। लेकिन जब हम छूते हैं, तर्जनी उंगली अंगूठे से छूते हैं, एक सर्किट बनता है। यह परिपथ उस ऊर्जा को जो सामान्यतः बाहर बिखर रहा है, इस मुद्रा से शरीर के भीतर होते हुए वापस मस्तिष्क प्रवाह से में शामिल हो जाता है, सर्किट बन जाता है अपने ही शरीर में। अब बैठे हो कहीं तो लगा लीजिए, बैठे हैं गप भी कर रहे हैं तो लगा लीजिए। कौन ही आपको गाली देने बैठा है, क्यों लगाया है? कोई बोले सामने, बोला अरे तुम भी करो अच्छा लगेगा,
ना माने तो कहे अरे पैसा बढ़ता है, पैसा की बात कहे ना तो तुरंत लोग लगा लेते हैं। देखते ज्योतिष लोग कितना भी कुछ भी बोल रहे हैं कि जिसको ज्योतिष का ज्ञान कुछ भी नहीं है वो भी अगर आ जाए, बोले ये करो तो पैसा मिले, कुत्ते को भोजन खिलाओ वरना जो है पैसा बरसेगा। अब जो कुत्ते को मारता था वो कुत्ते को भोजन पकड़ पकड़ के खिलाएगा, भाई साहब खा लीजिए पी लीजिए, एक रोटी तो खा लीजिए, ये हो जाता है। अपना भी फायदा होगा उसका भी हो जाएगा। जब उंगलियों और हाथों को घुटनों पर रखा जाता है तो घुटनों में भी संवेदनशीलता आती है, जिससे एक और प्राणिक सर्किट बनती है जो शरीर के भीतर प्राण को बनाए रखता है, उसे सही दिशा देता है। इसके अलावे हाथों को घुटनों पर रखने से एक नाड़ी उत्तेजित होती है जो घुटनों से शुरू होकर जांघों के अंदरूनी हिस्से से होते हुए पेरिनियम तक जाती है। इस नाड़ी को गुप्ता नाड़ी कहते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में लिखा हुआ, छिपी हुई नाड़ी। इस मार्ग से संवेदनशील इस मार्ग को संवेदनशील बनाने से मूलाधार चक्र में मौजूद ऊर्जाओं को उत्तेजित किया जाता है। कितना फायदेमंद। जब चिन्ह मुद्रा में हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं तो छाती का हिस्सा खुल जाता है, हल्केपन और ग्रहणशीलता का अनुभव होता है, हल्कापन होता है, जो ज्ञान मुद्रा के अभ्यास में नहीं होता है। तो थोड़ा ये अंतर बताया गया है। अब हम लोग आते हैं कुछ और मुद्रा पर, एक साथ ही देख लेते हैं। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, समान मुद्रा। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, लगा था कि नहीं आएगा, एक बार पूछ लिया था। प्राण मुद्रा है, देखिए ये दो उंगली, अनामिका कनिष्ठा को अंगूठे से लगा दिया, प्राण मुद्रा है ये, प्राण अनामिका और कनिष्ठा अंगुष्ठ टच किया, शारीरिक थकान मिटेगी, प्राण रहेगा, प्राण आएगा, मन शांत होगा, आंखों के लिए भी फायदेमंद है। अपान मुद्रा, 20 की दोनों उंगलियां, अपान मुद्रा 20 की दोनों उंगलियां मिला, अपान मुद्रा शरीर और नाड़ियों की शुद्धि करता है, कब्ज दूर करता है, अपान से रिलेटेड पेट के लिए उपयोगी होता है अपान। अपान वायु करे हार्ट के लिए होता है, सेम रखेंगे, बस ये इंडेक्स फिंगर को अंदर मोड़ लेंगे और फिर दोनों से लगा लेंगे। हार्ट पेशेंट को एक बात, अपान वायु हृदय रोग में लाभ, पेट की गैस में भी फायदेमंद है। व्यान मुद्रा, व्यान मुद्रा ये शुरुआत वाला दो, ये व्यान मुद्रा रक्त संचार में सुधार, या इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, वात पित्त कफ में सुधार, व्यान मुद्रा एकाग्रता बढ़ाती। गर्भवती महिलाओं को कभी ना करें क्योंकि रेचन वाली स्थिति होती है, व्यान मुद्रा से रेचन होता है। व्यान मुद्रा गर्भवती महिलाओं को कभी ना करें, गर्भपात होने का भी खतरा रहता है, ध्यान रखें। उदान मुद्रा कहा गया, उदान में तीनों जोड़ देंगे, समान में चारों जोड़ देंगे। उदान में तीन कनिष्ठ छोड़ करके तीनों उंगली को अंगूठे से टच कराएंगे। थायराइड में लाभप्रद है, आवाज मधुर होता है, श्वसन प्रणाली में सुधार होता है। अरे बाबा अब मुझे करना चाहिए, मैं आज बैठा, आवाज खराब है। समान मुद्रा में चारों उंगलियां एक साथ, पाचन में सुधार, समान वायु, भूख बढ़ने लगती, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, शीतोष्ण संतुलन और मन भी शांत होता है। ये 6 मुद्राएं हम लोगों ने देखी। क्वेश्चन पूछा गया था कि अपान मुद्रा में किस किस उंगली को मिलाया जाता है, 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 और मुद्रा को देखिए। वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा। वायु मुद्रा ये मोड़ दिया, अपान वायु था ना, अपान हटा दीजिए तो वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, ठीक है, ये वायु मुद्रा। वायु का प्रकोप कम होता है, लकवा साइटिका गठिया में लाभप्रद होता है। फिर आकाश मुद्रा, बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर, अंगूठे से टच, हड्डियां मजबूत होंगी, उसमें भी खाएं। हृदय रोग के लिए लाभकारक है, भोजन करते समय, चलते समय, लेकिन इसको नहीं करना आकाश मुद्रा को, चलते समय, भोजन करते समय ना करें। शून्य मुद्रा, इसी आकाश मुद्रा में अंगूठा मोड़ दें, ऐसे अंगूठे के अंदर से इसको दबा दें, अंगूठे के मूल में लगा के ऊपर से, ये हो गया शून्य मुद्रा, शून्य स्थिति। कान के रोग ठीक होते हैं, स्पष्ट सुनाई देने लगता है, मसूड़ा मजबूत होता है, गले के रोग में फायदेमंद कहा गया।
पृथ्वी मुद्रा, अनामिका उंगली, इसमें रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में रिंग क्यों पहनाया जाता है? शायद इसीलिए जमीन हमारी हो गई और उन्होंने पहना है, दोनों एक दूसरे की जमीन को कब्जा कर लिया। पृथ्वी मुद्रा, शरीर में स्फूर्ति आती है, दुर्बलता दूर होती है, वजन बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी मुद्रा से। जिनका वजन कम है बढ़ा लीजिए, पाचन ठीक होता है। पृथ्वी। सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा में ही अब इसको अंगूठा मूल में रखिए और इसको दबा दीजिए, ये हो गया सूर्य मुद्रा। शरीर संतुलित होगा, वजन घटेगा, एक में वजन बढ़ता है, एक में घटता है, गर्मी बढ़ती है, तनाव में कमी आती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मधुमेह लिवर के लिए भी फायदेमंद कहा गया है। वरुण मुद्रा, छोटी उंगली, हम लोग बचपन जाते थे ना मास्टर साहब, ठीक है, तो ये वरुण मुद्रा, यूरिनल, देखिए बचपन से सबको याद है, जानते नहीं थे वरुण मुद्रा। ये शरीर का रूखापन दूर होता है, चेहरे पे चमक आएगी, स्किन अच्छा होगा, रक्त और जल का विकार दूर होता है, कफ प्रकृति वाले ज्यादा ना करें। अब हम लोग एक और मुद्रा है जो है महामुद्रा। महामुद्रा आते हैं, सब अभ्यास जानते ही हैं, देखते हैं बिहारी स्कूल ऑफ योग की किताब में क्या कहा गया है। पैरों को सीधा फैलाएं, बाएं घुटने को मोड़े, बाएं एड़ी को मूलाधार चक्र के स्थान पर पेरिनियम पर लगाएं, दाएं पैर को सीधा रखें, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। इसमें खेचरी मुद्रा भी इन्होंने जोड़ा हुआ है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़े, फिर कहा गया सिर को झुकाना नहीं, सिर सीधा रखें, पीठ भी सीधा रखें, धीरे धीरे श्वास अंदर लें, सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं। अब एक बार तो श्वास लेकर छोड़ते हुए आगे झुक गए, झुकने के बाद क्या कहा, फिर से श्वास लीजिए और सिर को थोड़ा पीछे कर लीजिए, और आगे नहीं, जालंधर वाली स्थिति ना करके सिर थोड़ा पीछे कीजिए। क्यों? क्योंकि सांभवी मुद्रा से जोड़ा है, सांभवी मुद्रा लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, ये कहा गया। सांसों को अंदर ही रोक के रखेंगे, अपनी चेतना को भौं के बीच में, गले तक और फिर पेरिनियम, तीन भाग में घुमाएंगे, भौं, गला, पेरिनियम तक लेकर जाएंगे। मन ही मन दोहराएंगे, आज्ञा विशुद्धि मूलाचार, मूलाधार, आज्ञा विशुद्धि मूलाधार, तीन चक्र पर ध्यान ले जाएंगे। आपका ध्यान ये तीनों चक्र पर 1-2 सेकंड के लिए रहना चाहिए, ले जाइए, वापस लाइए। फिर सांभवी और मूलबंद को छोड़ देंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें, वापस आ जाए, एक चक्र ये पूरा हो गया। इसी पर तरह दूसरे पैर से करेंगे, फिर कहा गया दोनों पाँव को एक साथ भी करके करेंगे, यानी 3 सेट में कहा गया, एक पाँव से फिर दूसरे पाँव से, फिर दोनों पाँव को सामने करते हुए भी करना है। ये क्रियात्मक रूप में ऐसे कहा गया है। महामुद्रा का अभ्यास आसन प्राणायाम के बाद ही किया जाता है, लेकिन ध्यान से पहले कहा गया है। सावधानी, जिन लोगों को हाई बीपी है, दिल की बीमारी है, ग्लूकोमा की समस्या है, उन्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है, रेटिनोपैथी है, या मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है, लेंस का इम्प्लांट कराया है, आंखों की कोई अन्य सर्जरी हुई है, योग के शिक्षक के निर्देशन में ही हल्का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को शरीर को शुद्ध किए बिना नहीं करना चाहिए। शरीर में जो जमा विषाक्त पदार्थ है, किसी भी लक्षण से अशुद्धि का संकेत मिलता है, जैसे त्वचा पर दाने निकल आते हैं महामुद्रा करने से, क्योंकि महामुद्रा से शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो अभ्यास रोक दें और गर्मी के मौसम में ना करें। मासिक धर्म के दौरान भी ना करें, गर्भवती महिलाएं भी ना करें। लाभ, महामुद्रा में सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, मूलबंद और कुंभक के तीनों के लाभ मिलते हैं। इसमें ऊर्जा के स्रोत को सक्रिय करता है, जिससे मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र आपस में जुड़ते हैं। संपूर्ण शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाता है, जिससे जागरूकता गहन होती है, सहज रूप से ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। इससे अभ्यास से ऊर्जा के मार्ग में अगर कोई रुकावट है तो रुकावट दूर हो जाए। विशेष बात भी कही गई है, अभ्यासकर्ता को सांभवी मुद्रा, केचरी मुद्रा, मूलबंद, कुंभक पहले से आना चाहिए, तभी अभ्यास होगा। षणमुखी मुद्रा सभी लोग लगाते ही हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे, सिर, रीढ़ और हड्डी को सीधा रखें, दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद करें,
दोनों इंडेक्स फिंगर से दोनों आंख बंद करें, मिडिल फिंगर से नासिका को बंद करें, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मुंह के ऊपर नीचे रख लें इस तरह। फिर अपनी क्षमतानुसार श्वास रोकें, कुछ समय के लिए नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दें। एक राउंड का अभ्यास है, इसी तरह और राउंड का अभ्यास भी कर सकते हैं। सावधानी, डिप्रेशन के मरीज इस अभ्यास को नहीं करेंगे। लाभ कहा गया शारीरिक रूप से हाथों और उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा और उष्मा चेहरे की नसों और मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, तो आराम मिलता है। जो ऊर्जा निकल रहा है लगातार वो चेहरे पर आ रही है, अलग अलग अंगों पर आ रही है। मानसिक रूप से यह चेतना को अंतर्मुखी बनाता है। आध्यात्मिक रूप से यह प्रत्याहार की स्थिति को लाता है, उस अवस्था के लिए अच्छा है। अब आते हैं तारांगी मुद्रा में। पहले भी हम लोग तारांगी मुद्रा घेरन संहिता में पढ़ चुके हैं। दंडासन में बैठ जाए, दोनों पांव में थोड़ी दूरी बनाए, पहले दोनों हाथ घुटनों पर रखें, रीढ़ को सीधी कर लें, आंखें बंद, मन और शरीर को शांत करें। अब आगे झुकें, दोनों अंगूठों को तर्जनी मध्यमा से पकड़ लें, दोनों पांव के अंगूठों को, लेकिन शरीर सीधा रखेंगे, ये ध्यान रखें। पश्चिमोत्तानासन में नहीं चले जाएंगे। सिर सामने की ओर सीधा रखें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, पेट की मांसपेशियों को फुलाएंगे, पेट को फुलाना है। श्वास को अंदर ही कुछ देर रोक कर रखना है। फेफड़ों पर किसी तरह का जोर ना पड़े, इसका ध्यान रखें, पेट पर जोर पड़े। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें, पेट को ढीला छोड़, पेट फुलाने की चर्चा है। अपने पैरों का अंगूठों पर अपनी पकड़ बनाए रखें। श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया को 10 बार दोहरा सकते हैं। हो जाए तो पैर के अंगूठे को छोड़िए, सम स्थिति में, यानी कि दंडासन वाली स्थिति में या शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाए। सजगता पेट पर रखें, पेट से संबंधित अभ्यास। मणिपुर चक्र पर ध्यान। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, हर्निया प्रोलेप्स से पीड़ित लोगों को नहीं करना है। डायफ्राम और पेल्विक फ्लोर में जमा तनाव को दूर करता है, ये पेट के अंगों को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है पेट के अंगों में। और तंत्रिका तंत्र, जो पेट के हिस्सों में तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है, उसको सक्रिय करता है, उत्तेजित करता है। मणिपुर चक्र उत्तेजित होता है तो ऊर्जा का वितरण अच्छा होता है। सिंपल अभ्यास था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। विपरीत करने का अभ्यास सब लोग जानते हैं, विपरीत करनी कैसे करना है। अपने पैरों को सिर के ऊपर ले जाए ताकि आपकी नजरें सीधी हो, अपने पैरों पर टिकी हो, यानी आंख के सामने पैर होगा। आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आपकी शुरुआती स्थिति है। अपनी एकाग्रता को रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें, जो नाभि के पीछे स्थित है। उज्जय प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे गहरी श्वास लें। श्वास और चेतना को मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर प्रवाहित कराना है, मणिपुर से विशुद्धि की ओर। श्वास छोड़ते समय अपनी जागरूकता को विशुद्धि चक्र पर बनाए रखना है। ये चक्र का यहाँ संबंध जो है 2 चक्रों पर, गर्दन झुकी हुई गर्दन मणिपुर कहा गया है, 2 जगह पर। वापस आते समय विशुद्धि चक्र पर कहा गया है, ध्यान रखना है। जब श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तुरंत अपनी जागरूकता को फिर वापस मणिपुर चक्र पर लाएंगे। इसी प्रक्रिया को उस अभ्यास के दौरान दोहराना, विपरीत करना, या मणिपुर या विशुद्धि, दोनों पर आ रहा है। देखिए ये पाँव बिल्कुल जो है आंख के ठीक सीध में, या एक सीध में, यही बात यहाँ पर कही गई, एक सीध में रखना। काउंटर पोज है इसका, इस पोज को करें मत्स्य आसन और भुजंगासन जरूर करें, कोई एक काउंटर पोज जरूर करें इसमें। मत्स्य आसन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। हाई बीपी वाले, हृदय रोग वाले, थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो नहीं करेंगे। वैसे थायराइड की गतिविधियों को संतुलित करता, लेकिन कहा गया बहुत बढ़ा हुआ है तो नहीं करेंगे। कीड़ा पिंगला नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संतुलित होता है इससे। इसके प्राण फलस्वरूप दोनों नासिका छिद्रों में श्वास का प्रवाह समान रूप से होता है। ऊर्जा नीचे और बाहर की ओर होने वाले प्रवाह को रोक देता है।
ऊर्जा के नीचे और बाहर की ओर होने वाला प्रवाह उसको रोक देता है। चेतना ज्ञान आ जाती है, उसका विकास होता है, शरीर मन संतुलित होता है, अमृत को नीचे गिरने से रोकता है। और एक और चीज है, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है, कुछ ज्यादा ही प्रदीप्त कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ इस पर आ रहे हैं, ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास। इस पर मैंने बहुत मेहनत किया आज। इसमें प्रणव सोहम जाप है, योग निद्रा है, अंतर मौन है, अजपा जप है, श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने का अभ्यास है, ओम ध्यान के योग अभ्यास है, विपश्यना और प्रेक्षा है। इसमें अभ्यास सबका जो है बहुत गहन अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। अभी मैंने योग निद्रा अंतर मौन का पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसको कंप्लीट करने दीजिए, कल करा दूंगा। आज प्रणव एवं सोहम वाला थोड़ा सा देखते हैं। आप चाहे तो मैं अजपा भी कर दूंगा, अजपा मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है बढ़िया से, बहुत अच्छे से किया हुआ है। शायद आपने इतना अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं समय मिला होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया होगा बिहार स्कूल ऑफ योग में तो उन्होंने किया ही होगा। अजपा ही सोहम वाला है, अजपा। योग निद्रा आपको बहुत सारे लोग कराते भी हैं, अंतर्मौन भी करते कराते हैं। अंतर्मौन का तो मैंने वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। इस दोनों को मैं बाद में फिर भी स्टेप्स के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से अभी बना रहा हूँ। अभी प्रणव और सोहम जाप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रणव को ही ओम कहा जाता है। हर मंत्र के शुरू में और अंत में ओम का जाप किया जाता है। ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। ओम में 4 मात्राएं हम लोग जानते हैं, अ, उमा, अल्प मात्रा। किसी भी साधना के प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण करने से क्या होता है, साधक आलस्य और सुस्ती को खत्म कर लेता है। आलस्य और सुस्ती भागता है, इसीलिए शुरुआत में कराया जाता है। अंत में ओम का जाप क्यों करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ताकि आप बहिर्मुखी होने जा रहे हैं, उससे पहले तक योग का अभ्यास कर रहे थे, अब अंतर्मुखी थे। अब आप अभ्यास खत्म करेंगे तो बहिर्मुखी हो जाएंगे, क्योंकि अपने काम में लग जाएंगे। ओम का जाप जब आप कर रहे होते हैं तो अब तक जो साधना की है उसका फल नष्ट नहीं होता है। तब आप बहिर्मुखी होने पर भी आनंद की अनुभूति में रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, अंतर्मुखी होने के बाद जब आप अचानक से बहिर्मुखी होते हैं तो साधना जो आपने किया हुआ है उसकी वो एनर्जी नहीं रह जाती, एनर्जी गायब हो जाती है। ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए अंत में भी ओम जाप करने का विधान है। तो उससे क्या होता है, आपको ओम जो है पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है आंतरिक जगत और बाह्य जगत के बीच में। फिर आपकी साधना का फल भी बचा रहता है। ओंकार का जप अन्य मंत्र के साथ भी किया जाता है और स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है। अलग अलग उपनिषदों में इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न उपनिषद में उसके 5वें प्रश्न में ओंकार की साधना का प्रश्न भी पूछा हुआ है। किसने पूछा था 5वां प्रश्न? सुकेशन, सत्यकाम, कबंदी बागार से सूर्य दिखाकर सुकेशन, सत्य बोला सत्यकाम ने। सुकेशा से। सत्यकाम ने पूछा था। सत्यकाम, सुकेशा जी का 6ठा प्रश्न। ठीक, बहुत बढ़िया। जी, दूसरा है, प्रणव को ही उद्गीत कहा जाता है। किस उपनिषद में उद्गीत का की चर्चा है? उद्गीत शब्द छांदोग्य छांदोग्य सांडिल्य विद्या मधु विद्या। छांदोग्य उपनिषद में प्रणव को उद्गीत कहा गया और विस्तृत व्याख्या इसकी की गई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सोहम जप पर। तो सोहम जप जो है अजपा ही है, वही सोहम जप है। उसी में सोहम, सोहम का अजपा किया जाए। तो अजपा को हम देखते हैं। योग निद्रा अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा बहुत किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, अंतर्मन छोड़ते हैं, अजपा पर आते हैं। अजपा के बारे में विस्तार से सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। अजपा जप और चिदाकाश धारणा के बारे में, ये इनकी किताब का नाम है, अजपा जप और चिदाकाश धारणा नाम से इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने बताया है अजपा के, चिदाकाश धारणा भी छोड़ दीजिए, अजपा पर आते हैं।
6 सोपान है, ये पूछा जा सकता है, अजपा के कितने सोपान है? 6 सोपान। मैंने सभी 6 सोपान को कोशिश की है डिटेल में ही लिखूंगा। महात्मा गांधी जी भी बहुत बड़े योगी थे, ध्यान रखिएगा, उनको साधारण मत लीजिएगा, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी और ये वो नहीं। महात्मा गांधी जी भी योग का बहुत अभ्यास करते थे। उनका कहना था जब किसी का उच्चारण मुख से होता है तो उसको जप कहते हैं, जब वो हृदय से मन से होता है तो उसको अजपा कहते हैं। तो अजपा में भी मुख से बोल करके कोई सोहम का मंत्र जाप नहीं किया जाता। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है: शरीर पर नियंत्रण, आत्मा का अवलोकन और ध्यान के केंद्र बताए गए, उन ध्यान के केंद्रों पर चेतना को ले जाना। 3 चीजें, 3 और बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं। ध्यान के केंद्र आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र या शरीर के अन्य केंद्र पर चेतना को स्थिर रखना है। और इसमें 3 बातें और महत्वपूर्ण है, इसी के साथ ये तो ठीक है, इसको रखना है। गहरी श्वसन क्रिया का इसमें इंपॉर्टेंस है, विश्रांति का इंपॉर्टेंस है, और पूर्ण जागरूकता यानी सजगता, अवेयरनेस कहीं नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। अवेयरनेस पूरी तरीके से होगा। कैसे? प्रत्येक आने जाने वाले श्वास पर अखंड चेतना बनी रहे। ये अभी अभ्यास का हर चरण में, हर सोपान में आपको लेकर आऊंगा। किसी भी आसन में, जमीन पर, कुर्सी पर, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में अभ्यास कर सकते हैं आप। विशेष बात इसमें यह है कि आपको हमेशा अवेयरनेस श्वास पर बनाए रखना है। जैसे हम श्वास 24 घंटे चलती रहती है, अवेयरनेस हमारी नहीं होती, अभी भी नहीं है। अभी हम लोग बोलने में, समझने में लगे हुए, श्वास पर अवेयरनेस नहीं है, तो वो अजपा नहीं है। भले ही कहें कि 24 घंटे चलता रहा, अजपा नहीं है। जब हम अवेयरनेस के साथ अपने श्वास को देखते हैं, दृष्टा की तरह अखंड चेतना के साथ, तब वो अजपा होता है। क्रियाविधि में देखिए, फिर एक स्टेज पर आएंगे। इसी आसन में बैठिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, बिल्कुल मूर्ति की तरह। मन को मारना नहीं है, उसको नियंत्रित करना है। शरीर शिथिल, लंबी गहरी श्वास लें। भीतर आने वाली श्वास आवाज को सो, बाहर श्वास निकल रही हम, उसी पर चेतना को ले जाइए। आंख बंद करके सीख सुनिए, श्वास आ रही है सो, जा रही है हम, अखंड चेतना उसी पर बनाना है। कहा गया फिर कुछ समय के लिए अजपा को रोककर शून्य में रहे, चेतना को भूमध्य में ले जाए, फिर आज्ञा चक्र पर एकाग्रचित हो जाए, या आप हृदय चक्र पर ले जा सकते हैं। शून्य में बनाने की कोशिश करें, यानी दृष्टा भाव हो, कोई विचार नहीं आए, विचार आए तो हटाएं उसको। फिर से अब फिर उसका अजपा का अभ्यास करेंगे। ये भी बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल अजपा का। इसका अर्थ देखिए, सोहम का मतलब हम लोग लगाते हैं मैं वही ब्रह्म हूँ। सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं इसका ये अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ भले ही हो मैं वही ब्रह्म हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है। सोहम ध्वनि है, आपके श्वास की, आपके प्राण की ध्वनि, बस उसी प्राण की ध्वनि पर आप ध्यान ले जा करके अभ्यास करते जाएं। अब एक एक सोपान को देखते हैं, जो 6 सोपान की चर्चा हो रही है उस सोपान। प्रथम सोपान में क्या कहा गया? किसी भी आसन में बैठे, कुछ मिनट शरीर मन को शिथिल होने दें, पूर्ण शांत, सर्व चिंता विवर्जित, सभी चिंताओं को विवर्जित कर दें, सभी चिंता पूरी तरह विवर्जित कर दें। आने जाने वाली श्वसन पर ध्यान केंद्रित करें। आप कर भी सकते हैं मेरे बोलते समय। सचेत होकर गहरी श्वास लें, लंबा श्वास, सचेत होकर यानी अवेयरनेस के साथ। कोई ध्वनि उत्पन्न ना हो, धीमी श्वास हो। श्वसन के दोनों प्रवाह को महसूस करें, आते हुए भी लंबा श्वास लिया और लंबा श्वास छोड़ना है उसको। सो आते समय, हम जाते समय, दोनों का योग कराने की कोशिश कीजिए, लयबद्ध करने की कोशिश कीजिए। यानी श्वास प्रश्वास पर सोहम, सोहम ये अखंड मंत्र मानसिक तौर पर चलता रहेगा, यानी उस पर ध्यान ले जा रहा है। कुछ देर अभ्यास करें,
फिर उस अभ्यास को बंद करें। अब भ्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर या हृदय चक्र पर कहीं भी ध्यान केंद्रित कर दें, यानी कहीं भी अपनी चेतना को ले सकते। और उस दौरान शून्यता की स्थिति लाने की कोशिश करें। शून्यता मतलब विचार शून्य होना। अगर विचार आए तो विचारों को दृष्टा भाव से देखें, विचार गायब होने शुरू हो जाए। फिर से और अभ्यास करना समय है तो फिर से आ जाए, सचेत होकर श्वास लें, छोड़ें, फिर से सोहम सोहम को योग कराने की कोशिश करें। कुछ समय अभ्यास करें, चेतना के केंद्र पर ले जाएं, फिर अभ्यास छोड़ना। हाँ विभाजी बताइए। जी सर, ये भृगुटी और आज्ञा चक्र एक ही है ना? कल भी बताया था कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक कैसे हो सकता है। चक्र जो है वो रीढ़ की हड्डी में होता है, भ्रिकुटी यहाँ, आज्ञा चक्र यहाँ है, तो दोनों एक कैसे हुआ, अलग। सर एक चीज पूछना था मुझे, तो ये जो संकेत वाला उसमें है अपना हठ रत्नावली में, वो फिर भृगुटी हुआ क्या? अभी मुझे उसको ध्यान नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भ्रिकुटी है, ये आज्ञा चक्र है। ओके। इसको आगे क्लियर वाला, करो। आगे वाला भृगुटी है और पीछे वाला आज्ञा है। भाव के मध्य में हुआ तो भ्रिकुटी हो गई, पीछे आज्ञा। चक्र सारे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ तक वाले चक्र आज्ञा तक वाले, ठीक है। उसके बाद का अलग। द्वितीय सोपान में हम लोग आते हैं। द्वितीय सोपान में पहले वाली क्रिया को उल्टा कर देना, सोहम की जगह हंस मंत्र का जाप करना, हंसो हमसो, यानी इसमें रेचक से शुरुआत करेंगे, रेचक, फिर पूरक करेंगे। हम सो के बीच में कोई विराम नहीं लेना है, इसमें अभ्यास करेंगे, लेकिन हम से शुरू कर रहे हैं, इसमें सो से शुरू कर रहे थे, द्वितीय सोपान यही है। फिर उसी तरह से बीच में शून्यता का अनुभव करेंगे, थोड़ा विराम लेकर के विचारों के प्रति सजग किसी चेतना के किसी केंद्र पर अवस्थित हो जाएंगे। ध्यान के केंद्र पर पूर्ण एकाग्रता रहे। 1 माह तक ये अभ्यास रहेगा, जितनी बार कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। तृतीय सोपान में कहा गया है पहले तो स्थिरता बैठने की, सारे अंग शिथिल, रिलैक्स, और श्वास आने और श्वास जाने के साथ गिने 1, 1, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, गिनेंगे 1, फिर श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, गिनेंगे 2, फिर श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, गिनेंगे 3, फिर श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, गिनेंगे 4, लेकिन 4 पर आकर के सजग हो जाएगा। 4 हो गया, 5वें पर सजग हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सतर्क हो जाएंगे, और ये कहेंगे कि पूरी तरह से हम श्वास पर ही हमारा ध्यान है, पूरी तरह मैं श्वासों के प्रति सजग हूँ। 5, श्वास अंदर आ रही, 5, श्वास बाहर जा रही है, 5। 5 से सजगता इतनी ज्यादा ले आएंगे कि 9 तक इसी तरह गिनती करें। 10वें गिनती में फिर और ज्यादा सजग हो जाएंगे, इसी तरह ध्यान करें। अभी हंस मंत्र का नहीं ले रहे हैं, अभी हंस मंत्र का अभी नहीं लिया है। अब जब यहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया तैयारी का, अब लयबद्ध गहरी श्वसन लेंगे, लहरी श्वसन लेंगे, उसी लय में छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, सो और हम दोनों का अलग अलग अवलोकन करें, अब अलग अलग उसको देखने की कोशिश करें। अभी हम मिलाने की कोशिश कर रहे थे, एक रिदम में उसको कर रहे थे। लेते समय सो अलग, छोड़ते समय सिर्फ हम अलग, मिलाना नहीं है। सो हम अपने सो को अलग, हमको अलग, संयुक्त रूप से इसका ध्यान नहीं करेंगे। तृतीय सोपान में कहा गया पूरक के साथ सो का, रेचक के साथ हम का अनुभव करते जाए। फिर ध्यान के किसी केंद्र पर अपनी चेतना को केंद्रित करें, चेतना के साथ श्वसन क्रिया आरंभ रखें। इसी तरह 1 महीने अभ्यास करें। श्वसन क्रिया मतलब उसमें फिर सोहम नहीं, चेतना केंद्र पर चलेगा, सिंपल श्वसन चलती रहेगी। चतुर्थ सोपान में हम लोग आते हैं। प्रारंभिक शिथिलता जो चतुर्थ तृतीय में कहा गया है, उसी तरीके से चतुर्थ में भी रहेगा। लययुक्त श्वसन इसमें भी करेंगे, लेकिन अब इसमें
श्वसन को नाभि तक ले जाएंगे। चतुर्थ में श्वसन को नाभि तक ले गए, यानी पेट ऊपर आ रहा है। नाभि तक श्वास आने और नाभि से श्वास बाहर निकलने के दौरान जहां जहां से प्राण का प्रवाह हो रहा है उस पर सजगता बनाए रखें। छाती में, गले के अंदर, नासिका में, उस पर ध्यान बनाए रखेंगे। चतुर्थ सोपान। अब भीतर आने वाले श्वास के साथ सो और बाहर जाने वाले श्वास के साथ हम का योग करेंगे। इसमें दोनों को जोड़ेंगे। नाभि तक है, श्वास आ रही जा रही, अब सोहम को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर सोहम मंत्र का अखंड जाप शुरू कर देंगे, पूरी सजगता सोहम सोहम मानसिक तौर पर चलता रहेगा। इसकी श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। कुछ जितनी देर तक आप अभ्यास करें, फिर अभ्यास बंद, विचार रहित हो जाए, शून्यता का निर्माण करें और जो ध्यान के केंद्र बताए गए हैं, आज्ञा चक्र है, भ्रुकुटी है, हृदय है, कहीं पर ले जाए और उसी को महसूस करते हैं। कुछ देर बाद फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हैं बीच वाला, और मन ही मन विचार करें आनंदम परमम सुखम शांति मंगलम। और ये मानसिक तौर पर चलता रहेगा, मुख से नहीं बोलना है, मानसिक तौर पर बोलना। 4 हो गया, 2 बचा हुआ बस। पंचम सोपान है, नाभि तक पहुंच गए हैं, अब इसको मेरुदंड में घुमाना। 5वें में 2 तत्व होते हैं, बाह्य चेतना और आंतरिक चेतना। बाह्य चेतना का विनाश होगा तो आंतरिक चेतना जागेगी। जैसे कहा गया है, लालटेन है, उसके कांच पे अगर धूल जम जाए, कालिख जम जाए, तो रोशनी बाहर नहीं निकलती, पूर्ण प्रकाश नहीं होगा। अगर उसी तरीके से हमारे मन में हमेशा विचार ही चलता रहे, सिद्धांत ही चलता रहे, मन चंचल रहे, दुख तकलीफ रहे, उस बिखरी हुई चेतना की वजह से अशुद्धि आ जाती है। हम अपने अंदर के प्रकाश को, उस आत्मा के प्रकाश को या सत्व के प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। फिर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में लाते हैं, इंद्रिय चेतना को नष्ट करते हैं, तो आत्म चेतना जागती। इंद्रिय चेतना बाह्य हो गई, आत्म चेतना आंतरिक हो गई। इससे क्यों ऐसा होता है? ध्यान से मन की अशुद्धि का नष्ट होता है, इसीलिए हम आंतरिक चेतना को जगा पाते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं और उससे शरीर, मन, बौद्धिक समूह और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचा जाता है। उसमें अलग से कुछ बातें की गई। इससे में कहा गया जब अहम का लोप होता है, अहंकार का, तब प्रकाश साक्षात्कार होता है, प्रकाश का। अब पंचम सोपान की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सजगता, मेरुदंड में लययुक्त श्वसन के प्रति सजग। सो और हम की तरंगों को मेरुदंड में घुमाएंगे, मेरुदंड में उसकी आवृत्ति बनाएंगे। पंचम सोपान की अब क्रिया देखिए। चतुर्थ सोपान में हमने नाभि तक ले आए थे श्वास को, चेतना को, अंतरदर्शन किया था नाभि तक में। अब इस क्रिया में बदलाव लाएंगे, यानी अपनी चेतना को मेरुदंड के सभी 6 चक्रों पर घुमाएंगे। उसी तरीके से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र तक पीछे तक लाएंगे। तो उसके लिए किसी सुखद आसन में बैठ जाए, गहरी लंबी सांस लें, पूर्णतः एकदम सजग अवेयरनेस बनाए रखें श्वास पर। श्वास को आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ ले जाएं, आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ मैं साइन देता हूं, जैसे मतलब पीछे ही है, बार बार पीछे हाथ नहीं जा सकता। आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ ले जाएं, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। श्वास के साथ चेतना को भी घुमाना है, श्वास को तो घुमाना ही है, चेतना को भी घुमाना है। मूलाधार तक जाएंगे और मूलाधार में रुकेंगे। मूलाधार में कुंडलिनी का ध्यान करें, कल्पना करें, इसमें कल्पना करना है, कल्पनाशील होना है। उल्टा त्रिभुज है एक, उसमें कुंडलिनी सोई हुई है, सांप की तरह कुंडली मारे हुए है, सिर नीचे की ओर है, पूंछ ऊपर की ओर है। कुछ देर इसी कुंडलिनी का ध्यान करेंगे। 5वें स्तर में कुंडलिनी का ध्यान। और श्वास लेते हुए मूलाधार से ऊपर उठेंगे, आज्ञा चक्र तक आएंगे। अपनी चेतना को और श्वास को दोनों साथ साथ लाएंगे। अभी और चीजें इसमें क्लियर करता हूं। ध्यान रहे, चेतना का मार्ग मेरुदंड है, मेरुदंड में है चेतना।
चेतना का केंद्र मूलाधार में, त्रिभुज कुंडलिनी में ध्यान किया था। आज्ञा चक्र पर जब पहुंचेंगे तो आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद फिर उसको भ्रिकुटी पर लाएंगे, ध्यान भ्रिकुटी का ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पे आने के बाद भ्रिकुटी का ध्यान करेंगे। अब हम की मानस तरंग के साथ रेचक करते हुए, अब यहाँ तक जो है मंत्र का नहीं था, अब मंत्र को जोड़ा जा रहा है। हम की मानस तरंग के साथ रेचक करते हुए आज्ञा चक्र से मूलाधार तक जाएंगे। मेरुदंड से जब ऊपर उठ रहे हैं तो सो की तरंग के साथ, सो हम है ना, तो हम से नीचे सो से ऊपर की तरफ जाएंगे आज्ञा चक्र तक, फिर भूमध्य तक। हम से नीचे सो से ऊपर, कुछ देर विश्राम करेंगे, स्वयं के प्रति उस दौरान भी सजग रहेंगे। इस तरह ये अभ्यास हुआ। फिर से देखिए पंचम सोपान में पहले शिथिलीकरण, मेरुदंड में लययुक्त श्वसन, पहले लययुक्त श्वसन है, बाद में फिर सो और हम मंत्र को भी जोड़ दिया हुआ है। सो मंत्र हम मंत्र पढ़े, सो और हम मंत्र को भी जोड़ दिया हुआ है, उसके साथ ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। फिर मूलाधार में रुककर कुंडलिनी का ध्यान कर रहे हैं, ऊपर गए तो भूमध्य का ध्यान किया है, फिर से मूलाधार पर नीचे आकर ध्यान करेंगे, फिर अभ्यास को खत्म करेंगे। अब हम आते हैं षष्ठम सोपान में। इस अभ्यास में और अधिक कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, और अधिक। अभी जो कल्पना कर रहे थे एक चक्र का, इसमें कल्पनाशीलता अपने चरम पर बढ़ाना है। मानसिक तनाव वगैरह, सर्व चिंता विवर्जित वाली स्थिति में आ जाए। अंगूठे से कान बंद करें, नेत्र और होठों को उंगलियों से बंद करें, नासिका भी बंद कर लें। चेतना को मेरुदंड में घुमाएंगे। गहरी सांस लेने के बाद, गहरी सांस लेने के बाद कुंभक लगाएंगे। कुंभक लेने के बाद चेतना को घुमाएंगे। पांचवें में कुंभक की चर्चा नहीं थी। छठे सोपान में कुंभक करने के बाद चेतना को मेरुदंड में घुमाएंगे। हम तरंग के साथ आज्ञा चक्र से मूलाधार तक नीचे जाएंगे, और वही सो से मूलाधार से आज्ञा, पांचवें की तरह। श्वास ले जो बंद किया हुआ है उसके बाद कहा है, पहले तो कुंभक करके चेतना घुमा रहे हैं, उसके बाद कहा गया है श्वास के साथ चेतना को घुमाना। फिर श्वास को शिथिल करें, कुछ देर विश्राम करें, विश्राम के दौरान आत्म सजगता का ध्यान करें, अभ्यास करें। अब कल्पनाशीलता बढ़ाएंगे। आत्म सजगता, आत्मा में सजगता आ रही, आत्मा में सजगता आ रही, आत्मा में सजगता आ रही। छठे सोपान का दूसरा अभ्यास भी वो पहला था। फिर से नेत्र कान मुंह को बंद करें, स्वाभाविक रूप से पूरक करें, कुंभक लगाएं, अपनी चेतना को मूलाधार से आज्ञा तक चक्र तक ले जाए। आज्ञा चक्र में रुकेंगे कुछ देर, फिर रेचक करते हुए मूलाधार पर आएंगे, फिर विश्राम करेंगे। इस दौरान आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास कहा गया है 6 महीने तक अभ्यास करने से साधक चित्त को समाहित करना सीख जाता है, कंट्रोल करना सीख जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी प्राप्ति होती है। किताब जो हमने लिया है अस्पा जप एवं चिदाकाश धारणा, किताब का नाम है स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, इंडिया। आज हम यहीं तक रहने देंगे। अगले उसमें हम योग निद्रा, अंतर्मौन, ये सब देखेंगे, और बाकी जो चक्रीय ध्यान व्यासा वाला है, और ये ध्वनि अनुकंपन विधि है, मन ध्वनि अनुकंपन विधि अनुसार, इसको भी नहीं किया हुआ है, जनरल बैच में भी नहीं हुआ है। भावातीत ध्यान, सविता के ध्यान धारणा, ये सारा कोशिश करेंगे। कल अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा।